इसमें देखिए बेटा, यहाँ पर हमने ये क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण पढ़ा था आप लोगों के साथ कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण किस प्रकार से हो सकता है ना। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण पिछली बार भी पढ़ा था हमने। और इसमें क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते हैं आप लोग, K2Cr27। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, K2Cr2O7 लिया, और इस पर हम क्या करते हैं, सांद्र HCl की कुछ बूंदे डाल देते हैं ना। इसको सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्लोराइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ग्रहण किया जाता है। ये तीन चीजें इसमें क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, इसमें HCl ले लेंगे, HCl भी डालेंगे इसमें, साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, H2SO4। तो इन चीजों को, दोनों चीजों को डालने के बाद ये क्या कर देता है, ये क्रोमिल क्लोराइड की एक कैसे भूरे रंग की जो हमें क्या दिखाई देगी, वाष्प दिखाई देगी, कैसे भूरे रंग की वाष्प, है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में भी कर सकते हैं कॉलेज में। हम क्या लेंगे, K2Cr2O7 ले लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इस पर क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल HCl की जगह हम क्या कर सकते हैं, HCl कैसे होगा बेटा, जब इसमें एक तो डाल देंगे HCl डालेंगे, और दूसरा क्या साथ में होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl के साथ होगा। तो ये सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसको KCl ले सकते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, KCl के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड KCl ले लेंगे, ठीक है। और इस KCl के साथ इसमें क्या कर देंगे, 6 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, H2SO4। और जैसे ही इसमें पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल CrO2Cl2। क्या नाम है बेटा इसका, CrO2Cl2, क्या नाम है इसका, इसी का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। ये हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड हमें भूरे रंग का एक अवक्षेप हमें या वाष्प हमें दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके साथ हमें अभिक्रिया करवानी, किसकी रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो सकता है, उसका फॉर्मूला याद है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा H2O2। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, सर K2Cr2O7। बिल्कुल राइट, K2Cr2O7, है ना, K2Cr2। और इसमें क्या करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में होता है ना, H2SO4। और H2SO4 डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 मॉलिक्यूल H2O2 ले लेंगे, 4 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2O2। इसका नाम क्या बेटा, H2O2 का नाम क्या है, इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जैसे इसकी रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन के बाद यदि हम एरो लगाएं इसमें, तो ये किस प्रकार से आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2CrO5। 2CrO5, है ना।
और ये क्रोमेट आयन बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसका जो ये नीला रंग होता है बेटा, इसका कैसा रंग आता है, नीला रंग, नीले रंग का हमें दिखाई देगा, है ना। और साथ साथ में इसमें क्या बन जाएगा, K2SO4 और प्लस 5 मॉलिक्यूल H2, ये बन जाता है ना। तो नीले रंग का क्या बनेगा, क्रोमेट आयन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोक्साइड बॉन्ड भी बनाता है, आपस में प्रोक्साइड बॉन्ड बनाता है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +6 होती है ना, Cr2O5 की। तो इस टाइप से आएगा। इसमें यहाँ पर एक देखेंगे बेटा Cr2O5, ठीक है ना। तो इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये कहता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयनों की संरचना। अब पहले इन दोनों की संरचना जानते हैं। तो क्रोमेट आयन क्या होते हैं, यदि क्रोमेट आयन को देखोगे तो क्रोमेट आयन होता है बेटा इसमें Cr O4 और इस पर 2 चार्ज, ये है क्रोमेट आयन। इसको कहेंगे क्रोमेट आयन। और इसकी संरचना कैसे होगी, इसकी संरचना कैसे होगी, है ना। क्रोमेट आयन की संरचना कैसे होगी, तो क्रोमेट आयन की संरचना हमने बनानी है, किस टाइप से बन सकती है। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसमें क्रोमियम है बेटा बीच में, है ना। क्या होगा, क्रोमियम होगा Cr, और इससे क्या होता है कि एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन ऐसे करके डबल बॉन्ड से यहां जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और एक ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखोगे, चतुष्फलकीय संरचना इस प्रकार से बनती है, ये क्रोमेट आयन का होगा, ठीक है। और इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होंगे, 2 चार्जेस होंगे, ऐसा करके, है ना। ये तो क्रोमेट आयन है। और जो डाइक्रोमेट आयन होता है, डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, यदि हम डाइक्रोमेट आयन की संरचना को देखेंगे तो क्या होनी चाहिए, K2Cr2O7 होता है ना। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे, ये है डाइक्रोमेट आयन। यदि हम डाइक्रोमेट आयन को देख, फॉर्मूला क्या है डाइक्रोमेट आयन का, ये होता है ना K2Cr2O7, है ना। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cr2O7, और इसकी पावर दिखा सकते हैं 2 चार्ज। ये दोनों क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। तो यदि हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसमें 2 क्या है, क्रोमेट आयन। तो किस प्रकार से आएगा, जैसे हमने क्रोमियम लिखा है यहाँ पर Cr है, और इसमें क्या होगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है ना, और एक नीचे की तरफ आएगा ऐसे ऐसे करके। तो ये इस टाइप से बना होता है। ये थोड़ा संरचनाएं आप लोगों को कभी कभी पूछ सकता है, इस प्रकार की संरचनाएं, है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड से फिर जुड़ा होगा, फिर डबल बॉन्ड से वो जुड़ा होगा, ये क्रोमियम है बेटा Cr है। और यहाँ भी फिर क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। इसके भी जो बॉन्ड एंगल होगा, ये होगा 126 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाता है। ये क्या है, डाइक्रोमेट आयन की संरचना। दोनों संरचनाएं बताई गई ना आपके पास, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की। तो ये 2 संरचनाएं होगी। उसके बाद है बेटा इसमें K2Cr2O7 का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो एक तो सबसे पहले इसमें जो इसका उपयोग होता है, छपाई उद्योग, यानी कि हम कह सकते हैं कहाँ पर होता है, छपाई में जो छापे जाते हैं अक्सर, उनमें किया जाता है। पहला इसका उपयोग छपाई एवं रंजन में, है ना। रंजन का मतलब वही होता है कलर चढ़ाना, रंजन में इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है बेटा इसका, एक तो छपाई करने में, और दूसरा रंजन कार्य में, जहाँ पर प्रिंटिंग और कलरिंग में, है ना। जहाँ पर प्रिंटिंग किया जा सकता हो, प्रिंटिंग
करने के काम आता है, ठीक है ना। और दूसरा कहाँ पर, कलरिंग में। तो इस दोनों जगह इसका उपयोग हो सकता है। ये दो जगह पर है ना। एक तो ये क्या करेंगे, यूज ऑफ, है ना। तो यहाँ पर ये दो चीजें आ गई इसकी। दूसरा एविडेंस में ये कहता है कि जैसे चमड़ा उद्योग जो हमारे पास होता है, चमड़ा उद्योग जहां पर चमड़े का कार्य किया जाता है, चमड़ा उद्योग, उद्योग एविडेंस, उद्योग, चमड़ा उद्योग में कच्चे चमड़े के में कच्चे चमड़े में, है ना, जो कच्चा चमड़ा होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें एक और है, फोटोग्राफी में जिलेटिन फिल्म पर को कठोर बनाने में, है ना, जो फोटो फिल्म होती है उसको कठोर बनाने में किया जाता है। तीसरा यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर है, यह है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जिलेटिन फिल्म को कठोर बनाने में इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अन्य यौगिक के निर्माण करने में, जैसे हमारे पास और यौगिकों का निर्माण करने में, यानी कि जो अन्य यौगिक हैं उनको भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अन्य यौगिक निर्माण में, अन्य यौगिक निर्माण में। अब अन्य यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, जो अन्य यौगिक हमारे पास कौन है अन्य यौगिकों के निर्माण में, जैसे है ना, जैसे हमारे पास कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं। एक आप लोगों ने फिटकरी देखी बेटा, फिटकरी सुना है, फिटकरी क्रोम एलम, है ना। तो पहला है इसमें, इसको बोलते हैं क्रोम एलम, फॉर्मूला लंबा होगा इसका, ये है K2SO4 Cr2, ये एक ही का फॉर्मूला है, Cr2SO4 की होल थ्राइस, एक ही यौगिक का नाम है बेटे, और 24S2, ये एक ही यौगिक का नाम है, इसका नाम है क्रोम एलम, फिटकरी भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है क्रोम येलो, है ना, यहाँ पर दूसरा है क्रोम येलो, है ना। क्रोम येलो, इसका जो फॉर्मूला है, इसका छोटा ही है PbCr और O4। और एक होता है क्रोम रेड, इन सब को बनाने में इसका प्रयोग किया है, क्रोम रेड, और ये है PbCrO4 और डॉट करके PbO, ये है क्रोम रेड, ठीक है ना। पिंक येलो, लास्ट में पिंक येलो, पिंक येलो में क्या आ जाएगा, ZnCrO4, इस प्रकार। ये सारे के सारे इनका उपयोग किया जा सकता है इन जगहों पर। तो ये थोड़ी बहुत उपयोग थे इनके। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा इसका, ये तो हो गया कंप्लीट हमारे पास कौन सा वाला, ये तो था पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर KMnO4। बिल्कुल, क्या होता है बेटा, KMnO4, है ना।
कि KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। अब सबसे पहले मैं देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने रासायनिक सूत्र देख लिया, इसका निर्माण कैसे होगा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, है ना। हम कह सकते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। यहाँ पर क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण कैसे हम कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले बनाने के लिए इसमें एक आता है पायरोलूसाइट। हम क्या करेंगे, पायरोलूसाइट को अच्छी तरह से क्या करेंगे, पीस लेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर पायरोलूसाइट का फॉर्मूला क्या है, इसको पायरोलूसाइट, थोड़ा नई चीजें आप लोगों को जाननी है कि पायरोलूसाइट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पायरोलूसाइट। तो पायरोलूसाइट का फॉर्मूला है MnO2। क्या है बेटा, MnO2, ये पायरोलूसाइट का नाम। जबकि हम इसको बोलते हैं क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं, है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड। लेकिन इसका जो नाम है वो है पायरोलूसाइट। और इसको क्या करेंगे, बारीक चूर्ण बना लेंगे, फिर वायु की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे। और किसके साथ करेंगे, एक तो करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो एक क्या बना देगा, ये बना देगा KMnO4, है ना, KMnO4। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका निर्माण पहले क्या बना देगा, पहले तो ये डायरेक्ट KMnO4 थोड़ी बनाएगा, पहले ही करेंगे इसका जो ये होगा, यहाँ पर पहला स्टेप होगा, जैसे पिछली बार हमने 3 स्टेप में बनाया था, ऐसे ये क्या होगा, पायरोलूसाइट, यहाँ पर लेंगे पायरोलूसाइट का पोटेशियम मैग्नेट, पहले क्या बनाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट में रूपांतरण है ना, पहला स्टेप आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरोलूसाइट into potassium magnet। पोटेशियम मैग्नेट इसमें हम करेंगे, देखो, कन्वर्जन ऑफ पायरोलूसाइट इनटू पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पर हमें पोटेशियम मैग्नेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, पोटेशियम, देखो यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन है बेटा। देखो पायरोलूसाइट कैसे होगा, जैसे हमने पहले कई स्टेप है, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पायरोलूसाइट लिए हमने 2 मॉलिक्यूल लिया, MnO2 लिया, और इस पर हमने क्या करवाया, 4 मॉलिक्यूल QH, 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई, और इसमें क्या किया, ऑक्सीजन लिया। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल K2MnO4 और +2H2। ये हमारे पास होगा पोटेशियम मैग्नेट, है ना। एक तरीका ये हो सकता है, या तो हम क्या करेंगे, KOH के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा तरीका भी हो सकता है, हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल MnO2 और इस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल K2CO3 पोटेशियम
कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे, प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर क्या होना है, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल K2MnO4, और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। फिर एक और तरीका हो सकता है, देखो यहाँ पर भी वही बना है ना, ये बन गया हमारे पास पोटेशियम, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, तीसरा तरीका इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या लेंगे, पायरोलूसाइड लेंगे, पायरोलूसाइड का फॉर्मूला MnO2 हो गया, और इस पर क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, KNO3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, KNO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये रिएक्शन करके ये बना देता है K2MnO4 और प्लस KNO2, और साथ साथ में क्या होगा, इसमें H2 होगा, ये बन जाए। ये भी क्या बना, ये भी बना हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट। एक तरीका और हो सकता है, 4 तरीके से ये बनाया जा सकता है। चौथा तरीका ये है, हमने लिया 3 मॉलिक्यूल MnO2, और इस पर क्या करवाएंगे, 6 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, और साथ साथ में KClO3 इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल K2MnO4 प्लस 3 KCl प्लस KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल H2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन सकता है। तो ये हमारे पास पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट बना, क्या बना ये, पोटेशियम मैग्नेट। तो हमने इस प्रकार से उसका कन्वर्जन करना है। पहला काम तो हमारा क्या हो गया, पोटेशियम मैग्नेट में। अब दूसरा क्या हो सकता है इसमें, जब हमने पोटेशियम मैग्नेट बना लिया, पोटेशियम मैग्नेट के बाद क्या होगा बेटा, इसको कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, देखो पोटेशियम मैग्नेट को हमने फिर किस में करना है, ये करना है पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लेंगे, दूसरा जो स्टेप होगा हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम ठीक है मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट का पोटेशियम ये कन्वर्ट है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट में, पर मैग्नेट में रूपांतरण, इसमें आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू किसमें आएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर क्या करना है, पोटेशियम जो मैग्नेट है उसको पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। तो पोटेशियम इसमें अलग अलग मेथड है बेटा। देखो पहले हमारे पास है जो हमारे पास केमिकल ऑक्सीडेशन, इसके लिए अलग अलग फिर मेथड्स हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहले
जो पहला नंबर है इसमें वो है केमिकल ऑक्सीडेशन, रासायनिक ऑक्सीकरण। रासायनिक ऑक्सीकरण पहला मेथड ये हम रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा इसको परिवर्तित करते हैं। इसको हम कह सकते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन, रासायनिक ऑक्सीकरण, है ना। तो कैसे हो सकता है, देखो हमने क्या लेना है यहाँ पर, पोटेशियम मैग्नेट लेना है। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है बेटा पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला, किसी को मालूम है? K2MnO4, ये है पोटेशियम मैग्नेट। और इसमें हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक इसमें परिवर्तित हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल KMnO4, और प्लस इसमें क्या होगा, पायरोलूसाइड भी बनेगा, MnO2 बनेगा, और प्लस क्या होगा, K2CO3 निकल जाएगा, K2CO3, 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से देखो ये हमने क्या लिया, पोटेशियम मैग्नेट लिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। ठीक है ना, ये मेथड इसका एक मेथड ही है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन, विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रोलाइटिक भी कह सकते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकता है ना, लाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक भी कह सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होगा, इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। देखो K2MnO4 है, और इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। यहाँ पर बन जाएंगे 2K पॉजिटिव और प्लस MnO4, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज। ऐसे होंगे 2 पार्ट, एक तरफ कैथोड होगा, एक तरफ एनोड होगा। फिर हम H2O को देखते हैं, क्योंकि पानी में होगा, पानी में ये क्या करेगा, ये H+ आयन बना देगा, और यहाँ OH आयन बन जाएंगे। यहाँ 2 चीजें हो रही, ये है एनोड पर, किस पर हो रहा है, एनोड पर, और ये किस पर हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है। इन दोनों को यदि हम एनोड पर देखेंगे, यहाँ पर देखो एनोड पर देखेंगे, तो एनोड पर क्या होगा, यदि हम देखेंगे एट एनोड, तो एनोड पर क्या होना चाहिए, एनोड पर क्या होगा, ये जो ये वाला जो पार्ट है देखो MnO4 जाएगा, क्या जाएगा, MnO4 और 2 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा MnO4 और सिंगल नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से निकल जाएगा। दूसरा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन कंडीशन हो गया ना, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन गया, परमैंगनेट आयन बन गया। ये क्या था, देखो इसमें 2 नेगेटिव थे, यहाँ 1 नेगेटिव हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मैग्नेट आयन, ये जो ग्रीन कलर का होता है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंगनी कलर, वायलेट कलर, बैंगनी कह सकते हैं इसको, है ना, बैंगनी रंग, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों कलर चेंज हो जाते हैं। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड पर जाएगा, कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H के रूप में, या हम इसको कह सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं कि 2 पार्ट में बदल जाएंगे। तो ये है बेटा इसके बनाने की विधियां। कुछ और विधियां भी हैं, जिन विधियों के बारे में हम फिर आप लोगों को कल बताते हैं। नहीं, ये 2 ही मेथड्स हैं बनाने के, ठीक है।